नमस्कार दोस्तों, मैं स्तेवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित पत्र के प्रश्न पत्र 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर होगा ये पार्ट 6 होगा वीडियो, क्योंकि इससे पहले हमने 1 से लेके 5 पार्ट तक पहले करवा दिए थे। ठीक है, 5 भाग हो गया है, ये छठा भाग है इस वीडियो का। तो इस छठे भाग में हम प्रश्न संख्या 25 से लेकर 27 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के प्रश्नों को देखने के लिए आप इससे पहले की जो वीडियो है, इससे पहले के जो भाग है उसको देख लीजिए, तो ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। चित्र बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक खोखला अर्धगोला है ये, और इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इस प्रकार से बेलन अध्यारोपित है। अब इसमें कह रहा है कि जिसके ऊपर का एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का जो व्यास है ये हमारे पास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ये जो बर्तन की कुल ऊंचाई है h, यहाँ से यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए, अगर ये जो अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 है और यहाँ से यहाँ तक भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, r बराबर है 14/2 यानी r बराबर 7 सेंटीमीटर। और बेलन की बात करते हैं तो बेलन की भी त्रिज्या यही होगी जो अर्धगोले की है, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। तो बेलन की त्रिज्या ये भी होगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H, क्योंकि ये पूरा स्मॉल h माना था, अब ये कैपिटल H मानेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और उसमें से मैं अगर ये माइनस कर दूंगा तो बेलन की ऊंचाई हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ये पूरी बेलन जो बर्तन है उसकी ऊंचाई पूरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की त्रिज्या है। इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दूंगा तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगा। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो बर्तन है, देखिए बर्तन किससे मिलकर बना हुआ है, अर्धगोला और बेलन, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, बर्तन किससे मिलकर बना है, एक तो बेलन से मिलकर बना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, और अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2πr²। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे जो h लिखेंगे हम कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल ही माना है, इसलिए इसको हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे। स्मॉल h लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे बर्तन की ऊंचाई है। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसमें जो कॉमन आ जाता है ना उसको ले लेते हैं। 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस r बचेगा। कॉमन लेना आता ही होगा सबको। अब वैल्यू रख देते हैं इसमें, 2 का मान 22/7, और r की जगह पे 7 रखेंगे, और यहाँ पे h क्या है 6 है, और r क्या है 7 है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा इसलिए आए यहाँ पे 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। इन दोनों को गुणा कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 तिया 12 हो जाएगा।
13 चौको 52 हासिल 5 आ जाएगा, 13 चौको 52 और 5 57, तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक मोटर बोट जिसके स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है ना वो मानते हैं। माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एक मोटर जो कि स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर ये पानी की धारा है, ठीक है, तो अभी जो बोट है वो स्थिर जल में, यानी जल की धारा ना इधर अनुकूल ना प्रतिकूल, यानी स्थिर जल में, जल रुका हुआ है अभी। तो यहाँ पे इसकी जो चाल है नाव की वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाव आगे की ओर अगर बढ़ रहा है, तो अगर धारा की चाल ऐसे होता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रतिकूल स्थिति। ठीक है, प्रतिकूल स्थिति। तो हमने अभी माना था कि जो धारा की चाल है वो हमारा है x किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर नाव इधर चलता है, ठीक है, तो ये तो प्रतिकूल की कंडीशन है। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो चाल होगा टोटल वो होगा 18 माइनस x होगा। ठीक है, ये कंडीशन है प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाने पर चाल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल जाने पर ये वाला चाल यहाँ पे हो जाएगा। और जब अनुकूल की बात है, यानी कि मान लीजिए कि ये पानी की धारा है, नाव भी इसी दिशा में चल रहा है, तो जल की चाल 18 है और जल की चाल यहाँ पे, नाव की चाल 18 है और जो हमने धारा की चाल माना है वो है x। तो अनुकूल के लिए x प्लस 18 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं धारा के प्रतिकूल जाने पर नाव की चाल, यानी धारा के जब प्रतिकूल चलेंगे तो जो नाव की चाल होगी वो 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल जाने पर नाव की चाल, ये धारा के अनुकूल जब जाएंगे तो नाव की जो चाल होगी वो 18 प्लस x किमी प्रति घंटा। ये हो जाएगा अनुकूल और प्रतिकूल के लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी कि 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, इसको t1 मान लेते हैं। देखिए समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो t1 बराबर हो जाएगा, हमारे पास दूरी क्या है 24 किलोमीटर है और प्रतिकूल जा रहा है, तो प्रतिकूल चाल क्या है 18 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिखेंगे 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, ये t2 मान लेंगे। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे वही होगा, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी, वही दूरी कह रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, कह रहे 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में वही दूरी का मतलब है 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में। ठीक है, वही दूरी को समझना है, वही दूरी का मतलब 24 किलोमीटर होगा, तो इसलिए मैंने लिखा 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल भी 24 किलोमीटर। तो दूरी तो 24 है और चाल यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल जाने में समय जो लग रहा था t1 और प्रतिकूल जाने में t1 और अनुकूल जाने में t2 लग रहा है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न अनुसार अब क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है वो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। यानी प्रतिकूल जाने में हमें समय t1 लग रहा था और प्रतिकूल जो समय लगता है वो अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लग रहा है। यानी प्रतिकूल जाने में समय t1 लग रहा था और अनुकूल जाने में t2 लग रहा था। तो जो प्रतिकूल जाने में समय है वो अनुकूल की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लग रहा है। अब यहाँ पे समय जो हमने निकाला था वो देखिए क्या निकाला है, t1 बराबर 24/18 माइनस एक्स है। तो t1 की जगह 24/18 माइनस एक्स और t2 की जगह 24/18 प्लस एक्स और प्लस का 1। अब इसको इधर ले आते हैं, 24/18 माइनस एक्स माइनस ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 18 प्लस एक्स बराबर 1। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स हो जाएगा। एलसीएम से जब सॉल्व करेंगे इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, ये तो सबको आता ही होगा इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। इससे कट जाएगा, बचेगा ये, तो 24 18 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, 24 गुणा 18 प्लस 24 गुणा एक्स माइनस प्लस माइनस, 24 गुणा 18 माइनस माइनस प्लस 24 गुणा एक्स बराबर 1 है। और ये बट्टे में ए प्लस बी ए माइनस बी को होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए ये माइनस का है, प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ पे 24x और ये 24x 48x आ जाएगा। ठीक है, 48x आ जाएगा और इसका हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। 18 का 18 से जब गुणा करते हैं 18 को 18 से गुणा कर देंगे तो 324 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा। तिरछी गुणा कर देंगे, यहाँ पे 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। इसको द्विघाती सूत्र की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए ए बराबर 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है, बी बराबर 48 मिल जाएगा और सी बराबर 324 मिल जाएगा। अब द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं इसको, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। यहाँ पे हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे 48 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4ac 4a और यहाँ पे c की वैल्यू रख देंगे अपॉन का 2a। ठीक है, ये हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू ये देखिए माइनस प्लस माइनस 48 प्लस माइनस आ जाएगा और अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे 48 का स्क्वायर कर देंगे। 48 का स्क्वायर करने पर जो हमें मिलेगा वो ऐसा आएगा 2 3 0 4। ठीक है, माइनस 4 को इससे जब गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1 2 9 6 अपॉन 2 1 का मतलब 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 48 है प्लस माइनस, ठीक है यहाँ पे एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 3600 आ जाएगा। ये प्लस का होना था, माइनस हो गया था, यहाँ पे अपॉन 2 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू माइनस का 48 प्लस 3600 का वर्गमूल 60 हो जाएगा बट्टे 2। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेने पर, अब लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो माइनस का 48 प्लस 60 सॉरी प्लस माइनस का
बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12/2 यानी 6 आ जाएगा। और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x इक्वल्स टू -48 -60/2, इसको जोड़ेंगे तो 108 आएगा माइनस का, इसका आंसर आ जाएगा -54। अब देखिए यहाँ पे लिखना है चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः धारा की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा वाला क्वेश्चन करते सॉल्व। देखिए इसमें इसको ना हल करना है, युग्म का हल कीजिए। हल करने का मतलब है x और y के मान को यहाँ पे लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हर में x और y दोनों आता है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐसा मानते हैं, माना 1/x बराबर a मानते हैं और 1/y बराबर b मानते हैं। तो देखिए ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यहाँ पे 2x है। देखिए थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे 2/x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 गुणा 1/x, और 2 को तो 2 ही लिखेंगे, 1/x को मैंने क्या लिखा था, a लिखा था, तो इसको डायरेक्टली 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3b बराबर 13, ये समीकरण 3 मान लेंगे। अब फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 5a माइनस 4b बराबर -2, ये समीकरण हमारा 4 होगा। अब समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखो विलोपन प्रतिस्थापन कुछ भी मेथड लगा के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे विलोपन अच्छा रहता है, ठीक है। विलोपन विधि से करते हैं समीकरण 3 को, ठीक है। समीकरण 3 जो है ये वाला समीकरण 5 से गुणा करेंगे, 5 से, तथा समीकरण 4 को, ये जो समीकरण 4 है इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि में यही तो होता है कि इस समीकरण में जो a या b किसी के गुणांक को अगर हमें समान करना है तो उसके गुणांक से दूसरे को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, यहाँ पे समीकरण 3 को 5 से गुणा करेंगे तो समीकरण 3 को 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 से डायरेक्ट गुणा करेंगे, 5 13 पंजे 65 हो जाएगा, ये समीकरण हमारा 5 होगा। अब समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पे, ये जो 4 है इसको 2 से गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब a का जो गुणांक है समान हो गया है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 5 में से 6 को घटा देंगे। नहीं, समीकरण 5 हमारे पास है ये, ठीक है। अब बहुत इजी हो जाएगा, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा इसको हमें घटा देना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। 18 और 5 कितना होता है, 23 होता है। 23 भी बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 69 हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 69/23, 23 तिया 69 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3b का मान 3 आ जाएगा। अब देखिए जो b का मान है इसको समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे b के मान को b बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे पास था 2a प्लस 3b बराबर 13 था। यहाँ पे b की जगह पे 3 रख देना है। 2a प्लस 3 गुणा 3 बराबर 13,
2a बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 इधर आ जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। हमने माना क्या था, 1/x बराबर a माना था और 1/y बराबर b माना था। तो 1/x a की जगह पे 2 रखेंगे और 1/y b की जगह पे 3 रखेंगे। इसके बाद हम तिरछी गुणा कर देंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे लग देंगे तो ये आ जाएगा। इसको भी गुणा जब कर देंगे तो y बराबर 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x और y का मान इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मीनार बनाते हैं और ये भूमि है और ये भवन है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, मीनार, और ये है हमारा भवन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मीनार की जो ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखी है 50 मीटर, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई। अब इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का पाद बिंदु ये है, भवन का शिखर ये है, तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है, ऊपर की ओर जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। भवन का पाद बिंदु ये है, क्योंकि ये भवन है तो ये शिखर है और ये पाद बिंदु है, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण बनता है वो बनता है हमारा 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भवन की ऊंचाई कैपिटल एच मानते हैं इसको, या स्मॉल एच कुछ भी। ठीक है, ये मानना है। नाम लिख देते हैं A B C और D। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर माना। भवन की ऊंचाई, क्योंकि ये दिया नहीं है, हमें ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई बराबर है h मीटर मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहाँ से कोण बनता है ना, वहीं से हम त्रिभुज बना लेते हैं 90 डिग्री वाला। ये देखिए यहाँ पे कोण कहाँ से बन रहा है, 30 डिग्री वाला, ए बी डी त्रिभुज में। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इसमें देखिए थीटा बराबर हमारे पास है 30 डिग्री और इसमें कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए आधार इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है और छोटे वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है, और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो संबंध हमारा आधार और ऊंचाई से होना चाहिए। तो tan थीटा ही ऐसा होता है कि आधार और ऊंचाई से संबंध होता है। तो ऊंचाई यानी लंब क्या है हमारे पास AD और आधार है AB। मान रख देते हैं tan थीटा, थीटा की जगह पे हम रखते हैं 30 डिग्री और AD बट्टे AB। 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AD बट्टे AB। तिरछी गुणा कर देते हैं, AB बराबर है, तिरछी गुणा देखिए इससे ऐसे होगा √3AD। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए दूसरा त्रिभुज यहाँ पे किससे बन रहा है, त्रिभुज ABC। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पे थीटा की बात अगर करें तो 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री और BC बराबर है 50 मीटर। तो इसमें भी tan थीटा का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लंब और आधार से संबंधित है। लंब हमारे पास BC है और आधार हमारे पास AB है। तो tan थीटा की जगह 60 रखेंगे, tan 60 बराबर, देखिए BC 50 है, 50 लिख देंगे और AB का मान ये रखेंगे √3AD। यहाँ पे 60 का मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो 50 बट्टे √3AD। तिरछी गुणा कर देंगे यहाँ से इसको, तो √3 3 हो जाएगा, AD आ जाएगा बराबर 50, यानी कि AD बराबर 50 बट्टे 3। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, एक तो आंसर ये भी हो सकता है या बट्टे के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इसको यानी कि इसको भाग देके ऐसे करके भाग देंगे। ठीक है, 3 1 कम 3, 2 बचेगा 0, 3 6 18, यानी 16 से ही 2/3, 16 48 और 2 50। ठीक है, तो लिखेंगे अतः भवन
की ऊंचाई, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 16 से 2/3 मीटर। ठीक है, ये आंसर भी यहाँ पे ठीक था। ये तो सरल भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, दोनों आंसर ठीक है।